वेलकम टू माय चैनल सरस्वती स्क्वायर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेल सिग्नलिंग के बारे में, समराइज्ड वे में देखा था, बेसिक देखा था कि एक्चुअली में सारी चीज़ें होती क्या है। अब बात आती है कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है सेल सिग्नलिंग समझना, इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए आखिर क्यों है। तो हमारी जो लाइफ है, ठीक है, मतलब जीना और मरना सेल का, हम मतलब सेल मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स हैं हमारे अंदर, तो इनका जो ग्रो है या डेथ है वो किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, क्या होता है हमारी बॉडी में, आखिर क्यों एजिंग होती है, उसके बाद डेथ हो जाती है, या फिर कैंसर क्यों हो रहा है हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा सेल वर्क कर रहा है ग्रोथ से लेकर डेथ तक। ओके, तो हम देखते हैं कि सेल के पास क्या ऑप्शन होता है। सेल के पास क्या ऑप्शन होता है, या तो वो प्रोलिफरेट मतलब ग्रो करे, डिवाइड करे और जिए। सेकंड, उसके पास क्या ऑप्शन होता है, मतलब बहुत अपनी लाइफ में उसने काम कर लिया, फॉर एग्जांपल आरबीसी 120 डेज उन्होंने काम कर लिया, एट द एंड उनकी मशीनरी अब खराब हो चुकी है, उन्हें अब नहीं आगे काम कर सकते, वो अपनी जो लिमिट है उसे नहीं पुश कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद वो नेचुरल सेल डेथ को अडेप्ट करेंगे, मतलब एपोप्टोसिस करेंगे, ठीक है, जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है हमारा। तो इन दोनों चीजों को हम देखेंगे, सेल ग्रोथ और सेल डेथ। सेल ग्रोथ की अगर बात करें तो ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और ये आपका इंट्रा भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब आउटसाइड द सेल, मतलब सेल को ग्रो करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सेल ग्रोथ में हेल्प करेंगे, जो कि सेल के बाहर से आते हैं, आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर ही कोई चीज़ नहीं है जो कि अंदर ही बनी और अंदर ही ग्रो करवा दिया, कोई चीज़ है जो बाहर से आएगी और उस सेल को बोलेगी कि इस तरीके का प्रोटीन बना, तुझे ग्रो करना है, प्रोलिफरेट करना है, पर्टिकुलर फंक्शन करना है। ओके, और सेल डेथ की बात करें तो बाहर से भी कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आपका आ सकता है और सेल के अंदर भी कोई मॉलिक्यूल है जो आपके सेल डेथ करवाएगा। देखते हैं नॉर्मली हमारा जो फंक्शन होता है, ठीक है, ये चीज है नॉर्मली क्या होता है, ये सपोज आपका सेल है, आपका सेल है ये। अब क्या हुआ, यहाँ पे आपका रिसेप्टर लगा हुआ है, रिसेप्टर, और यहाँ पे आपका ग्रोथ फैक्टर है। ग्रोथ फैक्टर आपका कोई भी हो सकता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है और एंडोथेलियल एक्टिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है, एपिडर्मिस एक्टिवेटिंग फैक्टर भी हो सकता है, तो कोई भी ग्रोथ फैक्टर्स हो सकते हैं यहाँ पे लगे। उसके बाद क्या होता है, हमें पता है कि ये उसके बाद सपोज यहाँ पे जी प्रोटीन है हमारा, जी प्रोटीन है, ये क्या करेगा, आगे मैसेज कन्वे करेगा। देन उसके बाद क्या होता है आपका, हमें पता है कि अल्फा जीटीपी जो है यहाँ पे आपका एडिनिलाइल साइक्लेज है, उसे एक्टिवेट कर देगा, तो आपका एटीपी सीएएमपी में कन्वर्ट हो गया। सीएएमपी ने आपका क्या किया, प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट किया। प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के बाद फाइनली हमें पता है कि क्या होने जा रहा है, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है अंदर जाएगा, ठीक है, तो वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा, देन प्रोटीन बनाएगा। अब यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है वो है आपका साइक्लिन, ठीक है। क्यों मैंने साइक्लिन नहीं लिया बताती हूँ। साइक्लिन एक टाइप का प्रोटीन है जो आपके सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए साइक्लिन जो प्रोटीन है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई म्यूटेशन या कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी बॉडी में सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड मैनर में होने लग जाएगा, या बहुत कम होगा या ज़्यादा होगा, पर्टिकुलर जैसे होता है टाइम इंटरवल में वैसे नहीं होगा। तो साइक्लिन क्या करता है, एक्टिवेट करता है साइक्लिन। ये क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। काइनेज का काम क्या है,
आपको पता है जब सेल साइकिल की सिंथेसिस हो रही है, बन रही है, तो उस टाइम पे ये क्या करेगा, जितने भी वहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है उन्हें फॉस्फोराइलेट कर देगा। फॉस्फोराइलेट में मतलब एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन, और वो अच्छे से अपना काम करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। तो आपका जो साइक्लिन है आपकी G0 फेज से लेकर G1 हो गया, S फेज हो गया, G2 और M फेज फाइनली, जिसमें माइटोसिस एंड मियोसिस होता है, इस पूरे साइकिल को कंट्रोल करके रखता है आपका साइक्लिन। ठीक है, ऐसा ग्रोथ फैक्टर आया जिसने कौन सा फाइनली बनाया, प्रोटीन बनाया, जो कि हमारा साइक्लिन है। ये हमारे सेल की ग्रोथ को, सेल साइकिल को, सेल डिवीजन को कंट्रोल करके रखता है, सिंथेसाइज करके रखता है। गॉट इट। उसके बाद हम ये था हमारा कि सेल ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलरली कोई फैक्टर आ रहा है। देन सेल डेथ। सेल डेथ की अगर हम बात करेंगे तो सपोज ये आपका क्या है, सेल है, ठीक है, और ये आपका रिसेप्टर लगा हुआ है। सेल डेथ में जो आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है, फेज लिगेंड। ठीक है, ये आपका डेथ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, डेथ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। फेज लिगेंड क्या करवाता है, एपोप्टोटिकली सेल डेथ करवाता है। जो एपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ। वैसे तो सेल कई तरीके से उनकी डेथ हो सकती है, निक्रोसिस हो सकता है, ऑटोफेगी हो सकता है। ठीक है, यही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हर सेल को इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ए टाइम दे हैव टू क्रॉस दिस फेज, डेथ फेज को। यहाँ पे आपका क्या आया, फेज लिगेंड आया, ठीक है, ये आपका, और यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पे रिसेप्टर के पास आपका है फेज एसोसिएटेड डेथ डोमेन। ठीक है, जब फेज इसके साथ लगा, रिसेप्टर के साथ लगा, उसके बाद आपका फेज एसोसिएटेड डेथ डोमेन जो कि रिसेप्टर में है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, डोमेन क्या होता है, प्रोटीन होता है, उसके अलग अलग जो पोर्शन है सबका कोई ना कोई पर्टिकुलर फंक्शन है। ठीक है, तो उससे हम क्या बोल देते हैं, डोमेन। सपोज ये आपका प्रोटीन है, इस पोर्शन से कुछ अलग काम हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, इससे अलग हो रहा है, तो ये वाला पोर्शन है किसी के लिए एज अ डोमेन वर्क कर रहा है, काम करने के लिए, ये किसी के लिए, ये किसी के लिए। तो इसी तरीके से रिसेप्टर में एक पोर्शन है, ठीक है, आपका रिसेप्टर भी क्या है, आफ्टर ऑल एक प्रोटीन ही है, सारी चीजें प्रोटीन से ही बनी है आपकी, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, सिम्पोर्टर और ये रिसेप्टर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोर्शन है, ठीक है, जो एक्टिवेट हो जाता है, जिसे हम फेज एसोसिएटेड डेथ डोमेन बोलते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये किस चीज को एक्टिवेट करता है, कैस्पेस-8। कैस्पेस क्या है, ये आपके एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं। ठीक है, कैस्पेस क्या है, ये आपके एपोप्टोटिक प्रोटीन्स हैं जो कि एपोप्टोसिस प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। ये प्रोटीएज एंजाइम की फैमिली में से है। प्रोटीएज मतलब कि ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेंगे। आफ्टर ऑल वी नो सारी चीजें प्रोटीन की बनी है, तो ये सारी चीजों को मारना शुरू कर देंगे, डिग्रेड करना शुरू कर देंगे, तो ये एपोप्टोटिक प्रोटीन है। कैस्पेस-8 एक्टिवेट हो गया, उसके बाद ये एक्टिवेट करता है कैस्पेस-3 को, और ये जो आपका कैस्पेस-3 है ये आपका मेजर प्रोटीएज, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, जो कि आपके एपोप्टोसिस को फुलफिल करेगा। ये तो आपका था कि एक्स्ट्रा सेलुलरली आपका सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया है फेज लिगेंड, जिसने ये सारा काम किया। अब अगर हम इंट्रासेलुलर की बात करें तो हर सेल के अंदर, ठीक है, हर सेल के अंदर p53 एंजाइम प्रेजेंट होता है, p53। तो हम इसे इस तरीके से देख लेते हैं, हर सेल के अंदर ही ये चीजें हैं, तो इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ p53। p53 क्या करता है, इसके मल्टीपल फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है p53 के।
फर्स्ट तो ये सेल ग्रोथ या आप बोलो सेल साइकिल को प्रिवेंट करता है, ठीक है। सेकंड है कंट्रोल मैनर में एपोप्टोसिस करवाता है, डीएनए रिपेयरिंग करता है, तो बहुत सारे ये काम करता है। अब आपको एक चीज समझ आ रही है, P53 सेल साइकिल को प्रिवेंट करता है, ठीक है। मतलब कैसे करता है वो भी मैं बता देती हूँ। ये मैं रब कर रही हूँ। ठीक है, P53 क्या करता है, P21 बनाता है। P21 फिर आगे क्या करता है, साइकिल को प्रिवेंट करता है, सेल डिवीजन नहीं होने देता है, सेल साइकिल को रोक देता है वहीं पे, ठीक है। तो इसका P53 का किसमें काम हुआ आपके कैंसर में क्या होता है, सेल अनकंट्रोल्ड मैनर में डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। तो P53 उस केस में जब कैंसरस सेल बन रहे होते हैं तो उनकी जो सेल साइकिल हो रही है, सेल डिवीजन हो रही है, उसे रोक देता है, उन्हें प्रिवेंट कर देता है। तो ये हमें बचा रहा है, ठीक है। तो P53 को हम बोल सकते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। P21 की मदद से ये काम कर रहा है। तो ट्यूमर सप्रेसर जीन, तो हम P53 को गार्डियन एंजल भी बोलते हैं, जीनोम के लिए, जीन्स के लिए, ठीक है। तो P53 आपका क्या है, P53 आपका गार्डियन एंजल फॉर जीनोम, क्योंकि ये कैंसरस सेल से भी हमें बचा रहा है, प्रोग्राम मैनर में एपोप्टोसिस करवा रहा है, क्यों डीएनए रिपेयरिंग करवा रहा है, तो बहुत सारे काम कर रहा है। P53 एंजाइम आपका क्या करता है, ये रिलीज करता है बैक्स, जो कि आपका अनदर प्रोटीएज एंजाइम है। यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब P53 बैक्स को रिलीज करेगा, जो कि एक प्रोटीएज एंजाइम है। ये जाके यहाँ पे क्या कर देगा, पोर्स बना देगा। बैक्स क्या करेगा, पोर बना देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया से क्या लीक होना, बाहर आना शुरू हो जाएगा, साइटोक्रोम सी, ठीक है। नॉर्मली साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं आता है, पर अगर एक बार ये आ गया तो समझ लो कि अब एपोप्टोसिस होने वाली है, सेल खुद को क्या करने वाला है, मारने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं उन्हें खत्म करने वाला है फाइनली। तो साइटोक्रोम सी क्या करता है, फर्दर APEF1 को रिलीज करता है, एक्टिवेट करता है। APEF क्या है, फुल फॉर्म लिख रही हूं यहां पे, एपोप्टोटिकली प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है ये वो प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर है जो एपोप्टोसिस करवाएगा, APEF1, ठीक है। तो APEF1 फर्दर क्या करता है, आपका Caspase-9 को रिलीज करता है, एक्टिवेट करता है। देन उसके बाद Caspase-9 भी क्या करेगा, आपका Caspase-3 को ही रिलीज करवाएगा। अगर आप एक्स्ट्रा सेलुलरली बात करो तो भी Caspase-3 आ गया, बन गया हमारा फाइनली। और अगर हम इंट्रासेलुलरली P53 की बात करें तो उसने भी क्या किया, फाइनली Caspase-3 को बना दिया। तो ये अब क्या करेगा, Caspase-3 आपका ये प्रोटीएज एंजाइम की फैमिली में से है। तो ये सारे जो सेल है, जितने भी प्रोटीन है, उनकी ब्रेक डाउन कर देगा और एपोप्टोसिस कर देगा, इस तरीके से। तो आपने देखा P53 का जो काम है बड़े ही कंट्रोल मैनर में, एक फाइन लाइन है, ठीक है, जिससे ये सेल साइकिल को भी प्रिवेंट कर रहा है, ओके, और एपोप्टोसिस भी कर रहा है, दोनों चीजें ही कर रहा है। अगर P53 में कोई म्यूटेशन आ गई
कोई गड़बड़ होगी, म्यूटेशन आ गई, तो उसके बाद क्या है, ऑब्वियसली आपका जो है सेल एबनॉर्मली डिवाइड होना शुरू हो जाएगा या सेल डेथ बहुत जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात आती है कि p53 कैसे आता है, कैसे एक्टिवेट होता है, कैसे इनहिबिट होता है, क्या ये हमेशा बनता रहता है हमारी बॉडी में? लेट्स सी, देखते हैं। ये मैं रब करने वाली हूँ, ठीक है, होप सो आपने लिख लिया होगा। तो अब हम देखेंगे जो p53 है, ठीक है, p53 को जो इनहिबिट करता है वो क्या है, MDM2। इसे क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। MDM क्या है, म्यूरिन डबल माइन्यूट 2। ये हमारे p53 जो कि हमारा गार्डियन एंजल है फॉर जीनोम, उसे इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो p53 इन टर्न क्या कर रहा है, p53 जो है ये इसको रिलीज करवाता है, एक्टिवेट करवाता है। तो एक तरीके से p53 खुद ही खुद को कंट्रोल कर रहा है, MDM2 इसे इनहिबिट कर रहा है और p53 इसकी रिलीज को बढ़ा रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है हमारे सेल में p53 थोड़ा बनता ही रहता है, हमेशा बनता रहता है, पर एट द सेम टाइम ये डिग्रेड हो जाता है, बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है हमारी बॉडी में p53। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर सपोज करो, ठीक है, कि कैंसरस के केस में क्या हो रहा है, मान लो कि हमारे डीएनए में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई वो डैमेज हो गया है, तो उस केस में क्या होगा अब हमारा, ठीक है, जब डीएनए में डैमेज हो जाएगा तो हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू डीएनए का काम ही क्या है, आगे मैसेंजर आरएनए और प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें वहीं से होती हैं। तो हमारा एक तरीके का प्रोटीन बनेगा, काइनेज एंजाइम आएगा। ठीक है, काइनेज एंजाइम, डीएनए डैमेज हो गया तो काइनेज एंजाइम आकर क्या कर रहा है हमारा, ये इन दोनों को फोस्फोराइलेट कर रहा है, इसे भी फोस्फोराइलेट कर दिया और इसे भी फोस्फोराइलेट कर दिया काइनेज एंजाइम ने। ओके, काइनेज एंजाइम में इसे भी और इसे, इन दोनों को फोस्फोराइलेट कर दिया। अब देखने वाली बात ये है कि जो हमारा MDM2 है, फोस्फोराइलेशन के बाद ये इनएक्टिवेट हो जाता है और वहीं पे p53 फोस्फोराइलेशन के बाद क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब ये घबराने वाली बात है क्योंकि ये खुद ही खुद को MDM के थ्रू कंट्रोल कर रहा था पर अब नहीं कर पा रहा है, तो p53 क्या होगा, ये रिलीज होता जाएगा। अब हमें पता है एक तरफ वो क्या करेगा, सेल साइकिल को प्रिवेंट कर देगा और एक तरफ वो क्या करेगा, एपोप्टोसिस करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, अल्टीमेटली आपका जो सेल ग्रोथ है वो घट रहा है और आपका सेल डेथ है वो बढ़ रहा है अनकंट्रोल्ड मैनर में। ये दो चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि p53 अब अनकंट्रोल्ड मैनर में रिलीज हो रहा है, तो इसके बाद ये क्या करेगा, ये प्रोसेस हमें पता है, बैक्स रिलीज करेगा, साइटोक्रोम C, APF, ये सारी चीजें करेगा। अब p53 तो हमारा गार्डियन एंजल है, अब ये देखेगा कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, प्रोसेस स्टॉप नहीं हो रहा है। ठीक है, डीएनए मेरा डैमेज हो चुका है, तो p53 सबसे पहले खुद को खत्म नहीं करेगा, सेल को खत्म नहीं करेगा, ये कोशिश करेगा सरवाइव करने की, डीएनए को रिपेयर करने की आपकी कोशिश करेगा। और अगर आपका डीएनए रिपेयर नहीं हो पाया, अगर डीएनए रिपेयर नहीं होता तो उसके बाद ये एपोप्टोटिक प्रोसेस जो है ये करना स्टार्ट कर देता है और ये खुद को खत्म कर देता है ताकि कैंसरस सेल ना बने, बॉडी में कोई भी ऐसी बीमारी ना लग जाए, जीन्स में ऐसी गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां हो। तो आपका p53 क्या कर रहा है, डीएनए को रिपेयर नहीं कर पाया और फाइनली ये क्या करेगा, सेल के साथ सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा एपोप्टोटिकली। आपने ये चीजें देख ली कि p53 हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट एंजाइम है। तो इस तरीके से p53 जो है सेल ग्रोथ और आपके सेल डेथ को
बैलेंस करके चलता है। अगर ये बैलेंस गड़बड़ा जाए, अगर ये चीजें ज्यादा हो जाए, अगर आपके सेल डेथ ज्यादा होने लग जाती है, ठीक है। मोस्टली एजिंग क्या है, एजिंग में यही सारी चीज होती है। एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारा सेल डिवीजन स्लो प्रोसेस हो जाता है, घट जाता है, पर सेल डेथ हमारा इंक्रीज हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, ह्यूमन डेथ हो जाती है, जो कि एक नेचुरल डेथ है, ठीक है। तो इस तरीके से P53 आपके ग्रोथ और सेल डेथ को बैलेंस करके रखता है, ठीक है। होप सो आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा इस टॉपिक में, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपकी सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। तो अच्छे से इन चीज़ों को अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना और अच्छे से इन चीज़ों को समझ लेना, ठीक है। थैंक यू।